Hello students, in this video we will cover chapter 6 of currency derivative module, that is trading mechanism in exchange traded currency derivatives. तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग डिफरेंट ट्रेडिंग सिस्टम्स जिसके थ्रू हम डेरिवेटिव ट्रेडिंग करने वाले हैं और कैसे स्टॉक एक्सचेंज पूरी ट्रेडिंग को कंट्रोल करता है और कैसे ऑर्गेनाइज करके वो एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे ट्रेडर्स करेंसी डेरिवेटिव्स में ट्रेड करते हैं. तो लेट्स बिगिन विद लिस्ट ऑफ एंटिटीज इन ट्रेडिंग सिस्टम. तो सबसे पहले जो एंटिटी सबसे इंपॉर्टेंट एंटिटी है रादर पूरे ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर विच इज स्टॉक एक्सचेंज. तो देखिए करेंसी डेरिवेटिव्स के लिए कोई सेपरेट एक्सचेंज नहीं बनाया है गवर्नमेंट ने. तो करेंसी डेरिवेटिव इज आल्सो ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस और इंडिया में एज वी नो देयर आर टू स्टॉक एक्सचेंजेस हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, दोज आर एनएससी एंड बीएससी. तो करेंसी डेरिवेटिव्स भी इंडिया में एनएससी पे होते हैं और बीएससी पे होते हैं. एंड अगेन उनका काम क्या होता है? टू असिस्ट, रेगुलेट एंड कोऑर्डिनेट द बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज. अगर हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो ट्रेडिंग की अगर मैं डिक्शनरी डेफिनेशन की बात करूंगा तो ट्रेडिंग इन्वॉल्व बाइंग एज वेल एज सेलिंग. तो बाइंग एंड सेलिंग जहां भी होगी वहां पे स्टॉक एक्सचेंज का ही रोल है. सो स्टॉक एक्सचेंज अब कैसे काम करता है? तो स्टॉक एक्सचेंज गिव्स यू द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन एग्जीक्यूट बाय एंड सेल ऑर्डर्स एंड वेयर यू कैन एक्चुअली टेक द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑन द स्टॉक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म. अब जो स्टॉक एक्सचेंज है उसका काम क्या है? एक तो वो ट्रेडिंग मेंबर्स को रजिस्ट्रेशन देते हैं. तो डिफरेंट मार्केट इंटरमीडिएट्स जो हैं जैसे स्टॉक ब्रोकर हो गया, क्लियरिंग मेंबर्स हो गए, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स हो गए, तो इस और इवन जो करेंसीज लिस्ट होती हैं उनका मैकेनिज्म, उनका कैलकुलेशन मैकेनिज्म, उनकी एडजस्टेड वॉलेटिलिटी, उनकी प्राइसिंग कैसे करनी है. और या फिर अगर जैसे कंपनीज हो गई, कॉर्पोरेट्स हो गए जो रजिस्टर्ड होते हैं, जो अपने सिक्योरिटीज़ को इशू करते हैं, शेयर लिस्ट कराते हैं, उनका सारा रेगुलेशन का काम कौन करता है? स्टॉक एक्सचेंज करता है. और स्टॉक एक्सचेंज किस तरीके से काम करता है? बाय मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन. बाय मेकिंग रूल्स एंड रेगुलेशन टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ मेंबर्स, सिक्योरिटीज लिस्टिंग एंड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग एज वेल एज द कंप्लायंस. तो अगर आपको मान के चलिए कोई ट्रेडर को ग्रीवेंसेस भी होते हैं तो दोज ट्रेडर्स कैन आल्सो कॉन्टेक्ट टू स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर द रिट्रेसल ऑफ देयर ग्रीवेंसेस. तो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्टॉक एक्सचेंज. देन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम क्या होता है? ये एक इंटरमीडियरी है जो ट्रेड्स का सेटलमेंट कराती है. ट्रेड सेटलमेंट, ट्रेड क्लियरेंस एज वेल एज गारंटी ऑफ द सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स. तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन डज द क्लियरिंग एंड सेटलमेंट. मान के चलिए अब क्लियरिंग और सेटलमेंट का क्या मतलब है? मान के चलिए पर्सन मिस्टर ए ने एक लॉट बाय करा या फिर कह लीजिए एक 100 शेयर्स बाय करे और मिस्टर बी ने 100 शेयर सेल करे. तो मिस्टर ए विल डिपॉजिट मनी. मिस्टर ए बाय 100 शेयर्स एट 10,000 रुपीज. तो उसने 10,000 रुपीज के शेयर्स बाय करे. उसी के साथ मिस्टर बी ने सेल करे 100 शेयर्स. तो वो अपने ब्रोकर के पास 100 शेयर्स को डिपॉजिट करेगा. तो 100 शेयर्स को बी से ए तक पहुंचाने के लिए और 10,000 रुपीज ए से बी तक पहुंचाने का काम जो करेगा वो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन करेगा. तो वो सेटलमेंट हो गया. यानी जो अपोजिट पार्टीज जो है ट्रेडिंग के अंदर उनकी जो सेटलमेंट्स होती है, उनकी जो ऑब्लिगेशन बनती है, उस ऑब्लिगेशन को जो सेटल आउट करते हैं वो कौन करते हैं? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या फिर क्लियरिंग हाउस. प्लस दे विल प्रोवाइड यू अ सेटलमेंट गारंटी. ये इनकी गारंटी होती है कि अगर कहीं पे शॉर्टफॉल हो गया या कहीं पे डिफॉल्ट हो गया, किसी भी ब्रोकर ने या किसी भी क्लियरिंग मेंबर ने डिफॉल्ट कर दिया, तो डिफॉल्ट विल बी मेक गुड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन. नेक्स्ट चैप्टर में हम ये बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. चैप्टर 7 में क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बहुत डिटेल में है, तो वहां तक अभी आप वेट कीजिए. देन कम्स द ट्रेडिंग मेंबर एंड ऑथराइज पर्सन. तो ट्रेडिंग मेंबर कौन से होते हैं? ब्रोकर्स होते हैं. करेंसी ब्रोकर को हम ट्रेडिंग मेंबर बोलते हैं. करेंसी ब्रोकर. तो करेंसी ब्रोकर कौन होते हैं? जिनके पास ब्रोकिंग का लाइसेंस होता है. मेंबर ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज, मेंबर ऑफ एक्सचेंज, बस ये है. So a trading member or a stock broker who is a member of a stock exchange in India, investors cannot access the exchange platform directly. देखिए इंडिया के अंदर if you want to trade through exchange platform, you have to go through the broker. बिना ब्रोकर के आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते. तो that platform will be provided by the broker. तो जो भी बाय और सेल ऑर्डर आप एग्जीक्यूट करोगे वो ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे करोगे. वो ब्रोकर का, अब ब्रोकर का जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिजीनियस भी हो सकता है या फिर जिसको कहते हैं कि उनका खुद का कस्टमाइज भी हो सकता है, या फिर वो भी अपना एनएससी से प्लेटफॉर्म परचेज कर सकते हैं. तो जो स्टॉक एक्सचेंज होता है वो खुद भी अपना प्लेटफॉर्म देते हैं एज वेल एज कस्टमाइज प्लेटफॉर्म भी होता है जो ब्रोकर खुद भी बनाते हैं. ठीक है. तो इंडिया के अंदर अभी तो हाल फिलहाल में हम लोग बिना ब्रोकर के ट्रेडिंग नहीं कर सकते. देन क्लियरिंग मेंबर कौन होते हैं? जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के
मेंबर्स होते हैं जो, अब देखिए जैसे स्टॉक एक्सचेंज किसके थ्रू काम करता है, स्टॉक ब्रोकर्स के थ्रू काम करता है, ऐसी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन किसके थ्रू काम करता है, क्लियरिंग मेंबर्स के थ्रू काम करता है, ठीक है। तो इन्होंने सबने आउटसोर्स किया हुआ है अपना काम। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अगेन, ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी स्टॉक एक्सचेंज एंड गवर्नमेंट ही मिलके बनाती है। अब गवर्नमेंट आपको पता है सारा काम आउटसोर्स करके चलती है, तो ये भी क्लियरिंग मेंबर्स एज वेल एज क्लियरिंग बैंक्स, आप नेक्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, क्लियरिंग बैंक्स और क्लियरिंग मेंबर्स के थ्रू ये काम करते हैं। देन इन्वेस्टर एंड क्लाइंट, पीपल लाइक यू एंड मी, जो इंडिविजुअल ट्रेडिंग करते हैं यहाँ पे, उनके बारे में है। देन एक्सचेंज ट्रेडेड सिस्टम है। एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम के अंदर क्या होता है, मतलब व्हाट आर द थिंग्स, व्हाट आर द टूल्स इन्वॉल्व इन एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम, इसके बारे में हम पढ़ने वाले। तो एक कस्टमर कंप्यूटराइज सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होता है। सो एन एक्सचेंज ट्रेडिंग सिस्टम इज अ फुली कंप्यूटराइज सिस्टम डिजाइन टू ऑफर इन्वेस्टर्स अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ कंट्री, यानी पैन इंडिया बेसिस पे। तो पैन इंडिया बेसिस पे ये एक्टिवेट होता है। इसके लिए चाहिए क्या, एक लैपटॉप एंड वाईफाई, और आप जब आपके पास ये फैसिलिटीज हैं तो यू कैन सिट एनीवेयर एंड यू कैन ट्रेड फ्रॉम एनीवेयर। तो इसके फीचर्स क्या होते हैं, स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम, आजकल सबको पता है फिजिकली होता नहीं है, कॉल पे भी नहीं होता है, आपको इंटरनेट के थ्रू प्लेटफॉर्म पे बाय एंड सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट करने होते हैं। फुली ऑटोमेटेड, ट्रांसपेरेंट है, सबको सब कुछ नजर आता है। एनोनिमस ऑर्डर मैचिंग है, यानी बायर और सेलर एक दूसरे को नहीं जानते, बस अपनी कोटेशन देते हैं, बाइंग कोटेशन, सेलिंग कोटेशन। उसके बाद ऑर्डर मैचिंग का काम किसका होता है, एक्सचेंज का काम होता है। तो हाई स्पीड ऑर्डर एग्जीक्यूशन, नेशन वाइड रीच एंड रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटी। डिफॉल्ट के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि दैट होल ट्रेड इज बीइंग गारंटीड बाय द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एंड होल, मतलब जो पूरा मैकेनिज्म है उसको सुपरविजन कौन कर रहा होता है, पूरे ट्रेडिंग मैकेनिज्म का सुपरविजन एक्सचेंज खुद कर रहा होता है, इसलिए यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट फैसिलिटी। देन टॉकिंग अबाउट द ट्रेडर वर्कस्टेशन, तो अब ट्रेडर वर्कस्टेशन क्या है, टर्मिनल, जो ट्रेडिंग टर्मिनल होता है या फिर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात हो रही है यहाँ पे, तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो ट्रेडर वर्कस्टेशन इज द टर्मिनल फ्रॉम विच द मेंबर एक्सेस द ट्रेडिंग सिस्टम, और ये ट्रेडिंग सिस्टम है एनएससी का, जिसको हम बोलते हैं नीट, जो एनएससी का खुद का है। नीट होता है नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, ये इसकी बात चल रही है। और ऐसी बीएससी भी है, तो बीएससी का क्या है, बोल्ट, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यानी बीएससी ऑनलाइन ट्रेडिंग। ये दो प्लेटफॉर्म है ऐसे, हैविंग नेशन वाइड ट्रेडिंग टर्मिनल, दो ऐसे प्लेटफॉर्म है। सो एक्सचेंज प्रोवाइडेड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म टू इट्स मेंबर, ईच ट्रेडर हैज अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन। आप देखिए, अगर आप एक्सचेंज से जब ट्रेडिंग मेंबर का लाइसेंस लेते हैं तो आपको एक ट्रेडिंग मेंबर आईडी मिलती है। तो जैसी वो मेंबर आईडी आप डालेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर, तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा, एंड यूजर आईडी थ्रू विच दे लॉग ऑन द सिस्टम फॉर ट्रेडिंग और इंक्वायरी पर्पसेस, ठीक है। तो ट्रेडर वर्कस्टेशन के अंदर क्या क्या होता है, ऑर्डर एंट्री का मैकेनिज्म होता है, ऑर्डर मॉडिफिकेशन के हैं, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स कौन कौन से, ऑर्डर लॉक जो एग्जीक्यूट हो चुके हैं या फिर जो पेंडिंग है। देन ट्रेड डिटेल्स, तो ट्रेड डिटेल्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स का भी बताता है कि कौन से टाइम पे, किस दिन पे, कौन से टाइम पे, कितने घंटे में और कितने सेकंड के अंदर आपका जो ऑर्डर है वो एग्जीक्यूट हुआ था। देन कंप्लीट ऑर्डर बुक भी है वहाँ पे, और सिक्योरिटीज की इंफॉर्मेशन भी रहती है, मतलब सिक्योरिटीज की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन या फिर कॉन्ट्रैक्ट की इंफॉर्मेशन, फ्यूचर एंड ऑप्शन की इंफॉर्मेशन। देन एडिशनल इंफॉर्मेशन सच एज न्यूज़, आजकल न्यूज़ भी आती है थोड़ी सी, अगर कोई भी कंपनी अगर कोई भी अनाउंसमेंट करती है एक्सचेंज के ऊपर, तो वो न्यूज़ भी यहाँ पे फ्लैश होने लग जाती है। सो एक्सचेंज हैज अलाउड मेंबर टू डेवलप देयर कस्टमाइज ट्रेडिंग वर्कस्टेशन, और आज के प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर एनएससी और बीएससी के जो खुद के प्रोडक्ट हैं उनको कोई यूज़ नहीं करता है। ब्रोकर आजकल कस्टमाइज ट्रेडिंग वर्कस्टेशन देने लग गए हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडस्ट्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, हाई कंपटीशन इन द इंडस्ट्री की कंपटीशन की वजह से आजकल बहुत अच्छे और बहुत फास्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं, और यूज़र फ्रेंडली प्लेटफॉर्म आ गए हैं, जिससे एक नोविस भी है या फिर कोई भी जो फ्रेशर है उसको आराम से समझ आती है सारी चीज़ें, कैसे ट्रेडिंग करनी है। और रादर मैं ये कहूँगा कि बहुत ट्रांसपेरेंट प्लेटफॉर्म आ रहे हैं आजकल, और एजुकेशनल सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जो आपको ईजिली सब कुछ समझाते हैं, सब कुछ बताते हैं। तो बहुत अच्छे फीचरफुल प्लेटफॉर्म आ रहे हैं आज की तारीख में। सो अंडर दिस फैसिलिटी द एक्सचेंज हैज मेड अवेलेबल प्रोडक्ट सच एज कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंक, इनकी आप शॉर्ट फॉर्म और एक्सपेंडेड फॉर्म याद कर लेना। तो CTCL का फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर टू कंप्यूटर लिंक। देन IBT यानी इंटर बेस्ड ट्रेडिंग, इंटरनेट बेस्ड ट्रेडिंग। DMA इज डायरेक्ट मार्केट एक्सेस,
then STWT, security trading through wireless technology, then algo is algorithm trading, and SOR is smart order router. तो ट्रेडिंग मेंबर्स को ये फैसिलिटी एक्सचेंज प्रोवाइड कराते हैं। देन अगर हम ऑर्डर की बात करें कि ऑर्डर मैचिंग या फिर ऑर्डर का मैकेनिज्म कैसे है, कैसे वो ऑर्डर को कैच करता है, एनएससी का प्लेटफॉर्म जो है, या एक्सचेंज कैसे ऑर्डर्स को रिजॉल्व करता है या ऑर्डर को मैच कैसे करता है, तो उसके लिए दो कंडीशन है। तो ऑर्डर टाइप्स एंड कंडीशन में एक तो है टाइम बेस्ड कंडीशन, देन अनदर वन इज प्राइस बेस्ड कंडीशन। तो टाइम बेस्ड कंडीशन में यू हैव टू, या फिर ट्रेडर हैज टू मेंशन ईदर डे ऑर्डर और आईओसी ऑर्डर। तो डे ऑर्डर क्या होता है, जो फुल डे के लिए वैलिड रहता है। तो मान के चलिए अगर आपने करंट प्राइस चल रहा है CMP, मान के चलिए अगर 100 चल रहा है किसी भी शेयर का या फिर इवन डॉलर का 100 चल रहा है, और आपने एक प्राइस कोट किया, बाइंग प्राइस आपने कोट कर दिया 95। तो ये जो 95 आपने कोट करा है और डे पे क्लिक कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि जब तक 95 पूरे दिन में नहीं आता आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। ठीक है, तो ये टाइम वैलिडिटी क्या रहती है, 9 AM to 5 PM, ये करेंसी मार्केट का टाइम है। तो 5 PM तक आपका ये ऑर्डर जो है वैलिड रहेगा। अगर 95 किसी भी वक्त आ गया तो ये आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये जो टाइम कंडीशन है ये ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर है, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर। तो 9 AM से लेके 5 PM तक ये ऑर्डर वैलिड रहेगा, उसके बाद ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली कैंसिल कर देता है एक्सचेंज खुद की तरफ से। देन अनदर वन इज आईओसी ऑर्डर, और आईओसी कौन सा होता है, इमीडिएट और कैंसिल। इमीडिएट और कैंसिल ये अब इंडिविजुअल तो नहीं, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स जो होते हैं वो इसको ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। और इसका मतलब क्या है, जैसे मान के चलिए CMP अभी 100 चल रहा है, इंस्टीट्यूशन ने बाइंग प्राइस डाल दिया 99.95, केवल 5% नीचे, लेकिन इसमें क्वांटिटी वो डालेंगे मान के चलो 10 CR की क्वांटिटी डाल दी। तो वो ये कहते हैं कि अब 10 CR का सौदा अगर आपको अभी देना है, एक्सचेंज को कमांड करें या तो अभी दो, इमीडिएटली दो, या फिर मेरे ऑर्डर को कैंसिल करो। क्यों? क्योंकि मेरा ऑर्डर इतना बड़ा है कि मेरे ऑर्डर को ट्रेस करते हुए और भी लोग तो पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि भैया 10 करोड़ की जब वो डिमांड क्रिएट करेगा, जब वो 10 करोड़ डॉलर्स का डिमांड क्रिएट करेगा मार्केट में, तो एकदम प्राइस में फ्लक्चुएशन आएगी। तो उस ऑर्डर को ट्रेस करते हुए और भी लोग पूछ सकते हैं और प्राइस एकदम से और तेजी से फ्लक्चुएट करेगा। तो इसलिए क्या होता है, इमीडिएट और कैंसिल के अंदर इंस्टीट्यूशन एकदम से पुश करते हैं, या तो हमें अभी दो या तो मत दो। अब एक्सचेंज के ऊपर है, अगर एक्सचेंज के पास ये प्राइस होगा, इस प्राइस पे सेलर होंगे तो एक्सचेंज एकदम दे देगा, नहीं तो ऑर्डर, अदरवाइज ऑर्डर विल बी कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरी तरफ क्या था, डे ऑर्डर था। अब 99.95 अगर आप डे ऑर्डर में डालोगे तो वो पूरे दिन तक वैलिड रहेगा, तो इस ऑर्डर को हर कोई ट्रेस करता रहेगा। लेकिन अगर इमीडिएट और कैंसिल में डालोगे ट्रेस ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे पढ़ते हैं एक बारी, अ डे ऑर्डर इज वैलिड फॉर अ सिंगल डे, इफ नॉट एग्जीक्यूटेड द ट्रेडिंग सिस्टम कैंसिल्स इट ऑटोमेटिकली। अब इमीडिएट और कैंसिल के अंदर क्या है, the user is allowed to buy or sell a contract as soon as the order is released into the trading system, and unmatched order will be immediately cancelled. ठीक है ना। देन सेकंड कंडीशन होती है प्राइस बेस्ड कंडीशन। तो प्राइस बेस्ड कंडीशन में क्या होता है, देखिए 3 तरीके के हम प्राइस बेस्ड ऑर्डर लगा सकते हैं, वो है लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो लिमिट ऑर्डर क्या होता है, ये लिमिट ऑर्डर, लिमिट विल बी सेट बाय द ट्रेडर, ये सेट बाय द ट्रेडर होता है। मतलब जो ट्रेडर की पसंद का प्राइस होगा वो उस प्राइस पे लिमिट ऑर्डर लगाएगा। अगेन अगर CMP 100 चल रहा है तो आपने लिमिट ऑर्डर लगा दिया एलो फॉर बाय, लिमिट ऑर्डर फॉर बाइंग आपने लगा दी 95। तो जब तक 95 नहीं आएगा आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। या आपने अगर 99 में लगा दिया तो जब तक 99 नहीं आएगा आपका ऑर्डर पेंडिंग रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर मतलब जो आपके फेवर का है, मतलब करंट मार्केट प्राइस से नीचे पे जब आपको बाय करना हो तो आप लिमिट लगाएंगे। देन कम्स द मार्केट ऑर्डर, और एज द नेम सजेस्ट, मान के चलिए जो भी मार्केट पे प्राइस चल रहा है उसी पे भाव पे आपका बाय या सेल हो जाएगा। तो CMP 100 चल रहा है, आपने जैसी बाइंग प्राइस डाला, मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करा, आपका 100 पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो जो भी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है उसी पे जब आपको ट्रेड लेना हो तो आप मार्केट ऑर्डर पे क्लिक करोगे। देन कम्स द स्टॉप लॉस ऑर्डर। तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कौन से होते हैं, ट्रिगर बेस्ड ऑर्डर, ट्रिगर बेस्ड ऑर्डर। और ये हम कब यूज करते हैं, जब आपको करंट मार्केट प्राइस से ऊपर पे कोई चीज खरीदनी है। ट्रिगर बेस्ड ऑर्डर व्हेन यू वांट टू बाय
एट अ प्राइस हायर देन CMP, हायर देन करंट मार्केट प्राइस। तो जब करंट मार्केट प्राइस से ऊपर, अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ऐसा कौन सा इंसान होगा कि जो करंट मार्केट प्राइस अगर नीचे चल रहा है तो वो उससे ऊपर में बाय करना चाह रहा है। तो एग्जांपल क्या हो गया कि करंट मार्केट प्राइस अगर 100 चल रहा है तो ऐसा कौन सा बेवकूफ आदमी है जो 102 पे कोई चीज बाय करना चाहता है। तो इसके अंदर क्या है, ये ब्रेकआउट बेस्ड ऑर्डर होते हैं, इनको ब्रेकआउट बेस्ड ऑर्डर भी बोला जाता है। ऐसा क्यों है, मान के चलिए आपको ये पता है कि डॉलर की रेंज है 98 से लेके 102, तो यहाँ पे इसको समझते हैं। 98 से 102 डॉलर की रेंज हो गई, ठीक है। आपको ये पता है जैसे ही 102 से ऊपर निकलेगा तो ये 105 तक जाएगा, ये कंफर्मेशन है, क्योंकि सपोर्ट और रेजिस्टेंस का इसमें गेम होता है, डिमांड और सप्लाई जोन्स होते हैं। तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से तो यहाँ पे 102 तो था, वो उसका सप्लाई जोन था या फिर रेजिस्टेंस जोन था। तो जैसे ही 102 को क्रॉस करेगा आपको ये पता है कि 105 तक आ जाएगा। तो आप अपना ट्रिगर ऑर्डर कहाँ लगाओगे, आपने ट्रिगर लगा दी 102 पे कि भैया अगर 102 आए तो मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो वो हो गया स्टॉप लॉस ऑर्डर या फिर ट्रिगर बेस्ड ऑर्डर। तो एक बार डेफिनेशन पढ़ते हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर इज एन ऑर्डर टू बाय और सेल अ सिक्योरिटी वंस द प्राइस ऑफ द सिक्योरिटी क्लाइंब अबव और ड्रैग बिलो अ ट्रिगर प्राइस, ठीक है। तो अगर 102 या 102 के ऊपर जैसे ही मार्केट प्राइस पहुंचेगा आपका ऑर्डर ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। ना तो ये एग्जिस्टिंग प्राइस पे होता है, ना ही उसके नीचे होता है, ये हमेशा ऊपर होता है, ये अपोजिट चलता है लिमिट ऑर्डर से। ध्यान रखना, जो भी आप लिमिट ऑर्डर में करोगे उसका अपोजिट होता है स्टॉप लॉस ऑर्डर। देन ऑर्डर मैचिंग रूल्स। अब ये हो गया कि ऑर्डर लगाते कैसे हैं, ऑर्डर का मैचिंग कैसे करता है एक्सचेंज। तो ये होता है प्राइस बेस्ड एंड टाइम बेस्ड। अगेन तो एक तो बेस्ट प्राइस जिसका होगा, तो मान के चलिए एग्जांपल से CMP अगर 100 चल रहा है तो प्रायोरिटी किसको देगा एक्सचेंज, जो 100 के आसपास होगा, मतलब 99.95 वाले को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अब मान के चलिए अगर 3 लोग हैं, अगर यहाँ पे भी 3 लोग हैं तो किसको देगा, तो जिसका टाइम सबसे पहले होगा, मतलब जो सबसे ज्यादा फास्ट होगा, फास्टेस्ट प्लस प्राइस, उसको सबसे पहले ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो करंट मार्केट पे 100 चल रहा है तो जिसने अगर किसी ने 100 डाला, जिसने सबसे पहले 100 डाला उसका ऑर्डर हो जाएगा। फिर उसके बाद 100 के पास यानी 99.95 किसी ने डाला बाय के लिए, तो जो सबसे फास्टेस्ट होगा उसका ऑर्डर सबसे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। देन द प्राइस बैंड। तो प्राइस बैंड क्या होता है, मैक्सिमम रेंज ऑफ अ सिक्योरिटी, मैक्सिमम प्राइस रेंज ऑफ अ सिक्योरिटी इन अ डे, ठीक है। तो कोई भी सिक्योरिटी या फिर कोई भी करेंसी एक दिन में कितना मूव कर सकती है ऊपर या नीचे, वो कौन बताएगा, तो प्राइस बैंड बताएगा। तो करेंसी के केस में क्या होता है, ±3%, ±3% करेंसी का प्राइस बैंड रहता है। इसका मतलब ये है कि अगर डॉलर 80 रुपीज पे चल रहा है तो ±3% का क्या हो गया, उसकी रेंज कितनी हो जाएगी दिन की, 82.4 + 3% या फिर -3% विच इज 77.6। तो ये डॉलर की एक दिन की रेंज हो जाएगी। तो ये प्राइस बैंड हो गया। 82.5 उसका हायर बैंड हो गया एंड 77.6 उसका क्या हो गया, लोअर बैंड। अब जैसे 82.4 या 77.6 जैसे ही भी टच होगा वहां पे सर्किट लग जाएगा और ट्रेडिंग थोड़ी देर के लिए हॉल्ट हो जाएगी। तो अब ये क्या कह रहा है, फॉर द कॉन्ट्रैक्ट विद टेन्योर अप टू 6 मंथ द ऑपरेटिंग रेंजेस विल बी केप्ट एज ±3% एंड for the contracts with tenure greater than 6 months trading ranges are ±5%, ठीक है। So the dynamic price band shall be relaxed in increments of 1% as and when market wide trend is observed, ठीक है। तो इसको चेंज कितना कर सकते हैं, 1% से वो चेंज कर सकते हैं जब भी उनको लगे कि ये लिमिट जो है ब्रीच होने वाली है। तो ये थोड़े से फ्लेक्सिबल तो रखनी ही पड़ेंगे क्योंकि ट्रेडिंग हॉल्ट हो जाती है, तो ये फ्लेक्सिबल होती है। देन सेम गोज विद क्रॉस करेंसी फ्यूचर्स। क्रॉस करेंसी कौन से होते हैं, जिसमें INR इन्वॉल्व नहीं होता, जैसे हो गया यूरो USD, सबसे बढ़िया एग्जांपल है। यूरो USD क्रॉस करेंसी फ्यूचर हो जाएगा। देन ट्रेडिंग कॉस्ट। देखिए ट्रेडिंग इज अ बिजनेस और एक बिजनेस को करने के लिए देयर इज ऑलवेज अ कॉस्ट इन्वॉल्व, एक कॉस्ट एलिमेंट होता है। तो और कॉस्ट ये किस केसेस में होता है, कुछ ब्रोकरेजेस हैं, कुछ टैक्सेस हैं, कुछ कमीशंस हैं, ठीक है, और कुछ ब्रोकरेजेस पे भी टैक्सेस हैं। तो इस तरीके की
और कुछ इंटरमीडिएट चार्जेस है, रेगुलेटरी चार्जेस है, तो ये सारे चार्जेस ट्रेडर को देने पड़ते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि ट्रेडर को लॉस हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता, बट ये कॉस्ट यू हैव टू बियर व्हेन एवर यू एंटर अ ट्रेड, ये ध्यान रखना, ये फिक्स कॉस्ट है ट्रेडर की, ये फिक्स कॉस्ट है। और इसलिए कहते हैं कि ट्रेडिंग इज नेवर अ जीरो सम गेम, ये जीरो सम गेम नहीं है कि 50% प्रोबेबिलिटी नहीं है यहाँ पे यू आर ऑलवेज इंक्रीजिंग अ कॉस्ट, और वो कॉस्ट आपको हर केस में रिकवर करनी है, तभी तो ये नेगेटिव सम गेम है, ये जीरो सम गेम नहीं है, नेगेटिव सम गेम है। तो सबसे पहले स्टैट्यूटरी लेवीज, स्टैट्यूटरी मतलब जो गवर्नमेंट द्वारा लगाए जाते हैं या फिर गवर्नमेंट लेवीज, गवर्नमेंट टैक्सेस। सबसे पहले जीएसटी आएगा, ठीक है, जीएसटी। उसके बाद एसटीडी, या एसटीडी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। देन स्टैम्प ड्यूटी स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, जिस स्टेट में आप रह के ट्रेडिंग कर रहे हो वहीं की स्टैम्प ड्यूटी लगेगी। अब देखिए यहाँ पे एसटीडी तो नहीं लगता, तो कम से कम एक कॉस्ट से आप बचे, लेकिन शेयर मार्केट में व्हेनेवर यू आर ट्रेडिंग शेयर्स या इंट्राडे करते हो आप, या फिर शेयर्स का फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, इंडेक्स का फ्यूचर एंड ऑप्शन करते हो, तो यू हैव टू पे एसटीडी एज वेल। अब रेगुलेटरी चार्जेस में आपको सेबी की फीस देनी पड़ती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की फीस देनी पड़ती है। देखिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी जो आपके ट्रेड्स की क्लियरिंग कराता है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सेबी का जो कॉस्ट जाती है वो जाती है सेबी टर्नओवर फीस, और एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस जो आप एनएससी पे ट्रेड करते हो उसके भी पैसे देने पड़ते हैं। तो जितनी भी बॉडीज हैं, जितनी भी इंटरमीडिएट्स हैं स्टॉक मार्केट में या फिर पूरी ट्रेडिंग वर्ल्ड के अंदर, उन सबको अपना अपना कमीशन जाता है जब भी कोई ट्रेडर ट्रेडिंग करता है। तो इतना बड़ा बिजनेस है। देन ब्रोकरेजेस आपको पता ही है, होता क्या है आज की तारीख में लोग ब्रोकरेज देख के अपना ब्रोकर को चूज करते हैं, जबकि ब्रोकरेज एलिमेंट बहुत कम होता है। अब सबसे कॉमन 20 रुपये रह गया, केवल 20 रुपये की ब्रोकरेज हो गई है, लेकिन जो स्टैट्यूटरी चार्जेस हैं और रेगुलेटरी फीस है वही 100 रुपीज़ हो जाते हैं पर ट्रेड। और ये पैन इंडिया सेम ही रहेगा, आप कोई भी ब्रोकर के साथ जाइए ये हमेशा सेम रहेगा, ये फ्लक्चुएट नहीं करता, केवल और केवल ब्रोकरेज फ्लक्चुएट करेगी। और ब्रोकरेज पे भी आपको जीएसटी देना पड़ता है, ध्यान रखना कितना परसेंट, 18%। 9% सेंट्रल जीएसटी है और 9% स्टेट जीएसटी है, तो ये भी आपको देना पड़ेगा। फिर सेबी टर्नओवर फीस कम होती है, 10 रुपये पर करोड़ होती है, लेकिन अगर कोई बड़ा ट्रेडर है तो उसके लिए तो वैसे ही कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। देन स्टैम्प ड्यूटी भी रहती है। अब स्टैम्प ड्यूटी कौन पे करता है यहाँ पे, केवल बायर, तो जो भी करेंसी डेरिवेटिव बायर होता है उसको देना पड़ता है, अगेन कम है, तो 0.001% है, तो यानी इन रियल कितना हो गया, एक के साथ ये 5 जीरोज हो गए, तो ये 1000 रुपीज़ हो गए, 1000 रुपीज़ पर करोड़, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम दिस चैप्टर एंड विल मीट विद द न्यू चैप्टर इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। That's it for today's class. We'll discuss the new topic in next video.